जैसे कि ज़मीर साहब ने आपको अभी इस एग्ज़ाम का एक जिस्ट दिया कि सिलेबस क्या है, कितने स्टेजेस होते हैं, क्या होते हैं, तो मैं अब उस चीज़ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बस आपको 5-8 चीज़ें ऐसी बोलूँगा जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एट द एंड ऑफ द डे चाहे आप केएस दें या आईएएस का एग्ज़ाम दें, इट्स सिंपली एन एग्ज़ाम, ठीक है। चाहे आप ये क्वालिफाई करें या ना करें, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लाइफ विल नॉट स्टॉप हियर, लाइफ विल गो ऑन, बट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ दैट आप इतनी मेहनत करें कि कल को जब रिजल्ट आए, दो चीज़ें होंगी, या आप क्वालिफाई होंगे या क्वालिफाई नहीं होंगे, तीसरी कोई चीज़ नहीं होगी ना, यही दो ऑप्शन है। चाहे आप क्वालिफाई हो या ना हो, आपको ये अपनी जगह रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती, काश मैंने थोड़ा और पढ़ा होता। वो काश की गुंजाइश नहीं रखनी है, ठीक है। यू हैव टू पुट इन ऑल योर एफर्ट्स, गिव योर बेस्ट शॉट एंड देन लीव द रेस्ट ऑलमाइटी, ठीक है। आपकी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कल को आपको ये लगना चाहिए नहीं बस जितना मेरे में दम था वो सारा मैंने लगा दिया। अब ठीक है, मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स सिंपली अ लाइवलीहुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हम किस लिए करते हैं, ये जो बोलते हैं ना खिदमत वगैरह, वो सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हम अपने पेट के लिए करते हैं, अपने पेट के लिए, अपने आलो याद के लिए, ठीक है। जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है देन यू थिंक ऑफ द रेस्ट कि मैं इस बंदे को मदद करूंगा, उस बंदे को मदद करूंगा, ठीक है। अगर बिना पैसे के बोलेंगे आपको केएस अफसर बन जाओ, एस अफसर बन जाओगे नहीं ना। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, चाहे आप आईएएस दें या केएस दें, इससे पहले केएस और आईएएस के सिलेबस में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था, लेकिन अब 2018 से मीन्स 2018 वाला बैच जिनका 2020 में जिनकी सिलेक्शन होगी, अब आईएएस और केएस का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। इनफैक्ट केएस का सिलेबस अ बिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आईएएस। वो किस लिहाज से है कि यहाँ पे आपको लोकल जो हिस्ट्री है, जेएंडके की हिस्ट्री, इकोनॉमी, जोग्राफी, पॉलिटिक्स, वो भी ऐड होती है। बट देन अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे और फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, वो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में हेल्प करेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू, ठीक है। जैसे आपने बोला इंटरव्यू है, इंटरव्यू नहीं है ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू में आपको वो नहीं पूछेंगे, वो बस आपसे ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं कि नहीं। और पर्सनैलिटी 2-4 दिन में आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, इट्स राइट फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग, ठीक है। अगर कोई पोलाइट है तो वो बचपन से पोलाइट है, किसी का मिजाज तेज़ है तो बचपन से है, ठीक है। वो आप 2-3 दिन में नहीं डेवलप कर सकते। और वो जो पैनलिस्ट होते हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि आप उनको बुद्धू बना सकते हैं। दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, सो यू हैव टू बी योर सेल्फ, ठीक है। आप में कोई अच्छी चीज़ है वो प्रोजेक्ट करो, बुरी चीज़ है एक्सेप्ट करो, ठीक है ये चीज़ मुझ में बुरी है लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट। सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन इससे डरना नहीं है, ठीक है। सिलेबस को हमने क्या करना है, फ्रैगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक इतने बड़े से सिलेबस को पहले इतना बनाया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। सिलेबस मेमोराइज करना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिलेबस आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, जैसे ज़मीर साहब ने बोला। लेकिन जब आप इतने बड़े सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे ना, तो आपको लगेगा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ, जब आप बड़े चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपको वो आसान लगेगा, ठीक है। पहले वो इंसान के अंदर जज्ब होना चाहिए कि नहीं भी सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, आई कैन डू इट। पहली चीज़ अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए, आई कैन डू इट, ठीक है। व्हेन यू थिंक दैट यू कैन डू इट ओनली देन यू विल प्रोग्रेस फर्दर। अदरवाइज जब आपके पहले ही आपने हथियार छोड़ दिए, यू कैन नॉट डू इट। तो सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करो सो दैट साइकोलॉजिकली आपको क्या हो कि आपको ये लगे कि नहीं इतना ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है। दूसरी चीज़ ज़मीर साहब ने उस बारे में बोला, मैं बस थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँ, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने बैठेंगे तो बिलीव में 10 साल भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो आज हुआ ना वो आज ख़त्म हो गया, कल एक और इवेंट होगा, परसों एक और इवेंट होगा। आपके एग्ज़ाम के पेपर सेट होने तक इवेंट्स जो है वो डे बाय डे चेंज होते जाएंगे। आपको नहीं पता है किस इवेंट के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, उनके गो थ्रू जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जामिनर जो है वो किस सोच से ये पेपर फ्रेम करता है।
उसका फोकस किसकी तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इन 50 इवेंट्स में से कौन से ऐसे 5-10 इवेंट्स हैं जिन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यू कैन नॉट कवर द एंटायर सिलेबस, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बट यू हैव टू ट्राई टू कवर द 80% ऑफ द सिलेबस। जो आपका स्टैटिक सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री है, वो तो चेंज नहीं होनी है ना। हिस्ट्री जो 1857 से लेकर आज तक है वही है, ठीक है। जिस दिन गांधी अर्बन पैक्ट हुआ उसी दिन हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसी दिन हुआ, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो दैट इज द स्टैटिक पोर्शन, दैट इज ईजी, दैट इज नॉट द बिग डील। लेकिन जो चीज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड इवेंट्स, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेली कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, तो उनके बारे में यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। सो स्टैटिक सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ो एंड ज़्यादा फोकस करो फिर करंट अफेयर्स पे, क्योंकि एक तो मेजर बल्क ऑफ द एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से आते हैं, और वो रोज़ रोज़ आपको चेंज होते जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर से आपको एक आइडिया मिलेगा कि करना क्या है। इसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखोगे, दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आधे बोलते हैं कोचिंग ज़रूरी है करनी एग्ज़ाम के लिए, और आधे बोलते हैं कोचिंग ज़रूरी नहीं है करने के लिए। मैं दोनों के सपोर्ट में भी हूँ और दोनों के अगेंस्ट में हूँ। कोचिंग का ये है कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि इट्स क्वाइट कॉस्टली, ठीक है। आजकल कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो कोचिंग सेंटर्स नहीं रहे हैं, ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स बिजनेस हब्स बने हैं। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर कोचिंग एंड यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर अ कोचिंग सेंटर, बट जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, उससे क्या होगा कोचिंग सेंटर से इस कोचिंग सेंटर में 500 बच्चे हैं, ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम लेंगे हर संडे, वीकली एग्जाम्स लेंगे आपके, आप 500 बच्चों में बैठ के एग्जाम देंगे, फिर आपके अगले दिन आपका रिजल्ट आएगा। यू गेट टू नो अमंग दीज 500 बंच ऑफ स्टूडेंट्स वेयर डू आई स्टैंड, ठीक है। तो आपका कंपटीशन पहले उन 500 बंदों से होगा, कल आपका कंपटीशन 50,000 से होगा। जब आप इन 500 में से पहले 5-10 में से आएंगे तो आपको लगेगा नहीं, मैं उन 490 से बेहतर हूँ, मैंने उन 490 बंदों से अच्छी प्रिपरेशन की। लेकिन अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप घर पे खुद से बैठे सारा कुछ पढ़ सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सारा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। आप कुछ वेबसाइट सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे विजन IAS का वो एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर से, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ये सारा मिल जाएगा, इकोनॉमी वगैरह। या यूट्यूब पे एक चैनल आती है, यू कैन सब्सक्राइब इट, स्टडी IQ, STUDY, स्टडी IQ, यू कैन गो थ्रू इट। उस पर जो जैसे ज़मीर साहब ने बोला, न्यूज़पेपर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम द ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे में आपको दूसरों से अलग ऐसे लिखना है, ठीक है। से 500 बंदों ने, 5,000 बंदों ने, 50,000 बंदों ने एक ही ऐसे लिखा, ठीक है। जिस दिन वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद जो केस हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन पे ऐसे आया था, ऑलमोस्ट हर किसी बंदे ने डिमोनेटाइजेशन ही लिखा था। अब एग्जामिनर इवेलुएट कैसे करेगा, सब ने वही लिखा, डिमोनेटाइजेशन ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। बट व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट इज आपने क्या इनोवेशन ऐसी की है कि आपके ऐसे को एग्जामिनर 5 नंबर 10 नंबर दूसरे बंदे से एक्स्ट्रा देगा, एंड दैट इज वेयर द न्यूज़पेपर कम्स इन, ठीक है। न्यूज़पेपर बहुत वास्ट होता है, 20-25 पेजेस का होता है, जैसे ज़मीर साहब ने बोला, बट यू नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स। स्टडी IQ पे डेली बेसिस पे उस द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस वो करते हैं, वो उन्हीं टॉपिक्स को वहाँ आपके साथ डिस्कस करते हैं जो टॉपिक्स रिलेवेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और वो उन टॉपिक्स को नहीं छेड़ते हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है। सो उससे क्या होगा, आप एक बार वो वीडियो देख ले, वो आधे घंटे का वीडियो होता होगा डेली बेसिस पे, वो वीडियो देखे, उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को जिनको उसने डिस्कस किया है, उन्हीं को आप फिर न्यूज़पेपर से पढ़े और उसको जॉट डाउन करें, ठीक है, पेन से लिखें, क्योंकि इंसान की मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है। ये तो सुबह पढ़ो, अगर तो शाम तक रिविजन करोगे, उसका 10%, 20%, 30% उड़ गया होगा, अगले दिन तक रिविजन नहीं करोगे 50% उड़ गया होगा, ठीक है। रिविजन, कंटिन्यूअस रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन अब अगर आप कोचिंग सेंटर नहीं जाते हैं तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप खुद से इतने सारे मतलब आते हैं बुकलेट्स, क्वेश्चन पेपर्स इतने सारे, या पुराने पेपर्स को ही सॉल्व करो, पुराने प्रीलिम्स पेपर्स को ही सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि
जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्या होता है कि जो सवाल हमने अच्छे से पढ़ा होता है, जब वही सवाल एग्जाम में आता है हमें ऐसा लगता है कि जैसे किताब या वो कॉपी जिस पे हमने लिखा है वो हमारी आंखों के सामने है। होता है आप सबके साथ ऐसा कि नहीं? जो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होता है, एग्जाम के टाइम अगर वो क्वेश्चन पेपर आता है बस किताब जन में ब्रोह कनी बहुत किताब पे वुचित लिखान, राइट? उसी तरह जितने आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्लिक होता है कि नहीं, इस ऑब्जेक्टिव पे मैंने ये ऑप्शन लिखा था, ठीक है? तो पढ़ने से ज़्यादा है उसको इम्प्लीमेंट करना। खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ ये भी देखना है वेयर डू आई स्टैंड, एंड इन दैट केस मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऑल्सो, उसमें उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 500-1000 रुपये का वो सब्सक्राइब करना होता है और वो आपके मॉक टेस्ट वीकली बेसिस पे कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उतना हम हर कोई बंदा एफर्ट कर सकता है। उसके बाद है आंसर राइटिंग स्किल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको खाली पढ़ना नहीं है, यू हैव टू राइट इट। इतना लिखना है कि आपके जितने भी रफ हैं वो ख़त्म हो जाए। उससे क्या होगा, एक तो जितना एक क्वेश्चन को आप बार बार लिखेंगे उतना आप उस क्वेश्चन को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में ला सकते हैं। से आपने कोई क्वेश्चन किया है प्रिपेयर से 500 वर्ड्स का, लेकिन एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आया 5 नंबर का, मीन्स यू हैव टू राइट इन 50 वर्ड्स। जितना आपने उसको बार बार लिखा होगा उतना आप उस 500 वर्ड्स के क्वेश्चन को अच्छे से 50 वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है? जब आपने नहीं उसको लिखा होगा, सिर्फ आपने याद रखा होगा, यू विल नॉट नो कि मुझे इसमें क्या पॉइंट लिखना है और क्या पॉइंट छोड़ना है। इसी तरह से ऑन द कॉन्ट्री, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है से 5 मार्क्स के लिए, वो 10 मार्क्स का है, सो आपको 50 वर्ड्स के बजाय 100 वर्ड्स का लिखना है। जब आपने प्रैक्टिस की होगी बार बार, यू कैन मैनेज 80-90 वर्ड्स इफ नॉट 100। But if you have not practiced answer writing, if you have not written it again and again, over and over again, it will not help you. और एक चीज़ इसका क्या फ़ायदा है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? हर किसी का लिखने का तरीका, कहाँ बार बार लिखना, कहाँ तेज लिखना, बट दिस एग्जाम डिमांड्स यू टू राइट स्विफ्टली। यू डोंट हैव टाइम, वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं है। आप एक साइड से एग्जाम में बैठते हैं, दूसरे साइड से 3 घंटे खत्म हो गए होते हैं। कोई पेपर छोड़ना सवाल ही पैदा नहीं होता। You have to attempt each and every question. Why? Because अगर दूसरे बंदे ने सारे questions attempt किए और आपने 2 questions छोड़े, मीनस तुम तिमन 2 क्वेश्चन में तमिस निश ऑलरेडी से 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपसे छोड़ दिए, मीन्स आप उस दूसरे बंदे से पहले ही 50 मार्क्स पीछे हैं, ठीक है ना? उसका पेपर 300 में से इवेलुएट होगा, आपका 250 में से इवेलुएट होगा, तो वो पहले ही आपसे 50 नंबर आ गए हैं। तो फिर अगर आप दोनों ने सेम भी लिखा होगा, मीन्स फिर भी वो आपसे 20-30 नंबर ज़्यादा स्कोर करेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि उसने आपसे 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए हैं। तो जितना आप लिखोगे बार बार उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? और जितना आप बार बार लिखोगे उतना आपको एग्जाम में फिर वो आंसर चटाना, दैट सेंड्स अ बैड इंप्रेशन। जितना आपका आंसर नीट एंड क्लीन होगा, जितना आपका पेपर अच्छा होगा, तो पेपर चेकर को भी अच्छा लगता है, नहीं इसने भाई अच्छे से पढ़ा, अच्छे से तैयारी की, and he might give you those extra 2, 3, 5 marks for your presentation skills. इसने अच्छी तरह present किया है paper. So answer writing skills very very important. One more thing I'm going to touch upon these answer writing skills is that be a bit innovative. खाली लिखना नहीं है पेपर में. You have to put some diagrams into it, put some flow charts into it. अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको लगेगा इसको अगर मैं लिखूँ तो मेरे 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको एक फ्लो चार्ट बनाऊँ, फ्लो चार्ट यू अंडरस्टैंड, ठीक है? फॉर एग्जांपल दिस, इसके 2 टाइप्स है तो एरो लगा के इसके फिर आगे 4 टाइप्स है। फ्लो चार्ट डाल के क्या होता है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर क्या होगा, सोचता फ्लो चार्टस, ही विल अंडरस्टैंड, नो ही नोज द थिंग एंड ही विल मूव फॉरवर्ड। तो जो आपको वो 150 वर्ड्स में लिखना था, आपने वो 50 वर्ड्स में लिखा और 2-3 मिनट में वो फ्लो चार्ट बना दिया, आपका काम हो गया। और उन 2-3 मिनट से आपको दूसरे क्वेश्चन में फ़ायदा मिलेगा। जहाँ पे आप फ्लो चार्ट या मैप नहीं बना सकते हैं, वो 2-3 मिनट्स आपको उस दूसरे क्वेश्चन में फ़ायदा पहुँचाएंगे, ठीक है? इट्स ऑल, टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिस क्वेश्चन में आपने दूसरे बंदे से 2 मिनट बचाए, मीन्स आप उससे 2 मिनट आगे चले गए एग्जाम में, ठीक है? 3 घंटों को आप, सबके लिए 3 घंटे होते हैं, लेकिन आप उन 3 घंटों को इन छोटी छोटी चीज़ों से 3.5 घंटे बना सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। इफ़ यू नो हाउ टू सेव टाइम, हाउ टू पुट द थिंग फॉरवर्ड टू द एग्जामिनेशन, एंड हाउ टू get your thing to the examiner's mind, and how to save time, you are leading, ठीक है?
फिर उसके बाद टाइम टेबल, मुझे पता है आई डोंट नो अबाउट दीज, बट मैंने टाइम टेबल फ्रेम किया था, अलबत्ता फॉलो मैं कभी नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अति वत्सा आंसा स्यून, वत्सा आंसा ये पोछाव, आंसा चाय, आंसा ये होता रहता है हमारे मुआशरे में। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इफ़ यू कैन नॉट फॉलो द टाइम टेबल, एटलीस्ट अगर आपने एक सेट पैटर्न रखा है कि मैं हर रोज़ 6 घंटे पढ़ूंगा, यू हैव टू एंश्योर दैट यू स्टडी फॉर 6 आवर्स। ठीक है, अगर आप मतलब 8 बजे से लेकर कंटिन्यू 2 बजे तक पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं पढ़ पाए ड्यू टू कोई भी चीज़, बट एंश्योर दैट 6 घंटे आप दिन में पढ़े। अगर आपको शाम को 10 बजे सोते, एक दिन आपको 11 बजे 12 बजे सोना पड़ेगा, उस दिन 12 बजे सो जाओ, लेकिन एंश्योर कि यू स्टडी फॉर वट एवर टाइम यू। देखो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 20 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। ये एक इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, किसी का ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यू कैन चूज़ कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है या 14 घंटे पढ़ना है, इट्स अप टू यू। ठीक, एक और चीज़ इस एग्ज़ाम में यह मुड ना वनान, वो ज़्यादातर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर जीनियसेस। वाई? क्योंकि जीनियस बंदे ने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, उसको समझ आ गया, अच्छा उसके दिमाग में बैठ गया। लेकिन इसका एग्जाम्स नहीं तमिस मेमोरी पावर कतिस कालस रोज तमिस दिमागस मज, मगर यह बिचोर ना मुड, वो बार 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 उसको पढ़ता है, और जब एग्जाम आता है इसका फ्रेश होता है एंड ही टेक्स द लीड। मुझे दमा पता यह क्या गो, इसने पता नहीं क्या किया था। ठीक है, सो रिविजन इज इम्पॉर्टेंट। रिविजन आप कभी भी कर सकते हो। आपने दिन भर पढ़ा, शाम को खाना खाने में आपको 15 मिनट लगते हैं, खाना खाते खाते ऐसे ही दिमाग में रिवाइज करो, चाय पीते पीते ऐसे ही दिमाग में रिवाइज करो। शाम को आप दिन भर पढ़ा आपने, शाम को आप फ्रेंड्स के साथ निकले, खेलना वेलना, डू एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि बस आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं, एन्जॉय योर लाइफ। अगर आप हफ्ते को पढ़ते हो, टेक अ डे ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ ले लो, उस दिन टीवी देखो, खेलने जाओ, जिसको क्रिकेट पसंद है वो खेले, फुटबॉल पसंद है वो वट एवर। ठीक है, क्योंकि दिमाग को रिफ्रेश करना भी ज़रूरी है। इतना नहीं है कि सिर्फ पढ़ो, नो, यू हैव टू रिफ्रेश, यू हैव टू क्रिएट ऑल्सो, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स जैसे इन्होंने बोला, और यू कैन गेट द स्टफ फ्रॉम इंटरनेट, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज it is always better to read one book 100 times rather than reading 100 books one time. Stick to a few books and go through them over and over again. क्योंकि हाथन किताबन मस्त ती लिखी थी, एक इसमें लिखित, ठीक है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसके लिखने का तरीका एक है, इसके लिखने का तरीका एक है, फिर आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते, इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। सो स्टिक टू दोज गुड स्टैंडर्ड बुक्स एंड जस्ट रीड देम ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, ज़्यादा किताबें वह पर बह जियोग्राफी NCERT पे पत पर बह GC लियोंग पे पत अन बह फॉरेन ऑथर्स नो। NCERT फॉर जनरल स्टडीज, बी इट हिस्ट्री, बी इट जोग्राफी, NCERT इज इनफ। हाँ, अब मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम यू नीड बिपिन चंद्र और यू नीड राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम। मैं आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू राजीव अहीर स्पेक्ट्रम एज कम्पेयर टू बिपिन चंद्रा, बिकॉज राजीव अहीर का बहुत अच्छा लिखा है। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दूसरों का अदर ओपिनियन भी हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बोला, ठीक, इनोवेशंस, दोज फ्लो चार्ट्स, दोज मैप्स वगैरह, दैट आई ऑल्सो टच्ड अपॉन, एंड करंट रेलेवेंस। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल, जलियांवाला बाग मैसैकर का क्वेश्चन आपको आ गया। ठीक है, सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का मैसैकर हुआ था। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, आपको पता है 2019 जो था 13 अप्रैल 2019, उस दिन इस इवेंट के 100 साल पूरे हो गए। ठीक है, और उस दिन क्या हुआ था, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियल अपॉलजी मांगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, डिड यू इन राइटिंग यू अपोलोजाइज टू अस फॉर जलियांवाला बाग मैसैकर। दिस वन थिंग, हर कोई आएगा एग्जाम में लिखेगा जलियांवाला बाग ऐसे हुआ था, 13 अप्रैल वो जमा हुए थे जलियांवाला बाग में, ऑल द 4 साइड्स वर एनक्लोज्ड विद इन द वॉल्स, एक गेट था, जनरल डायर आया, उसने बोला कि गोली मारो, मर गए तो इतने मर गए, इतने हो गए, एवरीबडी विल राइट दिस। बट व्हेन यू एट दैट वन सेंटेंस कि recently the Indian government has officially asked the British government to pay an official apology to us, वो उसमें से अगर बेकिस 5 मज 3 नंबर दी तो दी मे भी 5 मज 4 1 नंबर 8 नंबर चल बासान कह। बट जब रिजल्ट आता है ना, देर इज
से मेरे मार्क्स थे 1298.78, ये मीन मार्क्स। जो मेरे से 3 रैंक पीछे था ना उसके था 1298.76, 0.01 0.02 इतना गैप रहता है रैंकिंग्स में। सो 1 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स 1 मार्क्स पे आपके 100 मतलब गैप ऑफ 100, वेदर यू कम ऑन रैंक 100 और यू कम ऑन रैंक 200, it can be a matter of a few marks, 2-3 marks. So every single मतलब 0.0001 marks also carries a value. So don't take it lightly. हर एक चीज़ का अपना एक वैल्यू है। एंड क्वालिटी डिस्कशंस, ठीक है, जैसे आप में से आप सब बच्चे सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, आप घर जाएंगे पढ़ेंगे, अगले दिन कॉलेज आएंगे, लंच ब्रेक के टाइम बैठे 4-5 बंदे ग्रुप बनाए, क्वालिटी डिस्कशंस, ठीक है, कल मैंने भाई ऐसे पढ़ा, मैं पोर इत कहीं, सो यू डिस्कशन से क्या होता है, इसको आपसे कोई चीज़ अच्छी समझ आई है, यू विल गेट टू नो इट, यू कैन टीच हिम समथिंग और यू कैन टीच हर समथिंग, ठीक है। सो इससे क्या होता है, क्वालिटी डिस्कशन से इट हेल्प्स, ठीक है, बी इट सिविल सर्विसेज और बी इट एनी अदर सब्जेक्ट, इट हेल्प्स। एंड आई वुड आस्क यू टू गो थ्रू अ फ्यू मैगजीन्स, बी योजना और जागरण जोश, क्योंकि उस पर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, दे कैन हेल्प यू इन ऐसे राइटिंग, तो उनके थ्रू आप जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले बोला था कि 2 चीज़ें हो सकती है, या ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है, वेदर यू डू इट वेदर यू डोंट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट KS या IAS की प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है कि अगर आप ये नहीं भी क्वालिफाई कर सकते बट उनकी नॉलेज के बेसिस पे आप दूसरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। So if it is not IAS, if it is not KS, it is some other exam, but it will help you. It's not कौशिक पर्सन पारों से जाए गया, so इसका ये पढ़ाई भी ज़ाया नहीं होती है। If you are not able to crack this exam, you can crack some other exam, SSRB का एग्ज़ाम, SI का एग्ज़ाम, दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं टीचर का, बिकॉज उनका भी यही होता है, साइंस टेक, पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। सो इफ दैट इज़ वेयर आई वुड कंक्लूड। अगर किसी को कुछ पूछना है, हैज़ सम, ओके, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।